हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 स्थानीय सरकार। इससे पहले के अध्याय 5 तक के वीडियो समाप्त हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके शेष अध्याय को कंप्लीट करके स्थानीय सरकार को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा ग्राम पंचायत है। आज नौहट्टा पूर्वी में विभिन्न टोलों और गांवों के लोग जमा हो रहे हैं। वे लोग अपनी टोलों के समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे आम सभा के रूप में जाना जाता है। गांव के एक व्यक्ति ने अपने टोले में सड़क बनवाने के बारे में आम सभा में बात उठाई। एक दूसरे व्यक्ति ने अपने यहाँ पेयजल संबंधी समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाते हुए कहा कि मेरे टोले की आबादी 300 की है, जिसमें महादलितों एवं गरीब परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। फिर भी वहाँ एक ही सार्वजनिक चापाकल है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं। इससे काफ़ी कठिनाई होती है। साथ ही वो चापाकल कभी कभी खराब हो जाता है तो कठिनाई और अधिक बढ़ जाती है। इस आम सभा में मुखिया भी बैठे हुए थे। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। गांव के व्यक्ति अपना चापाकल क्यों नहीं ठीक करवा लेते? गांव के लोग अपना चापाकल क्यों नहीं ठीक करवा लेते, जबकि उसका उपयोग टोला करता है? जरा सोचिए, सड़क हो या चापाकल, कुआं हो या नाली, ये किसी एक स्थानीय या परिवार का नहीं होता। गांव, टोलों या मोहल्लों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी खास व्यक्ति की नहीं होती। इनका उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं, जिस कारण ऐसे चीज़ों का सार्वजनिक कहा जाता है। तो शायद पढ़े रहे। सार्वजनिक चीज़ों की देखभाल कौन करेगा? ये जब खराब हो जाएगी तो ठीक करवाएगा। इनकी सुरक्षा कौन करेगा? कोई व्यक्ति जबरदस्ती करे तो इस समस्या को कौन सुलझाएगा? चूँकि ये किसी खास व्यक्ति की नहीं होती, इसीलिए इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की कल्पना की गई। हम इस पाठ में ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। मतदाता सूची। एक दिन संजना के घर एक व्यक्ति पहुंचा जिसने अपना परिचय BLO अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में दिया। वो मतदाता सूची वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़ने आया था। उसने बताया कि 2-3 महीने के बाद पंचायत का चुनाव होगा, इसीलिए मतदाता सूची बनाई जा रही है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही BLO ने घर के सदस्यों के बारे में जानकारी मांगी। संजना, आप उनके नाम एवं उम्र क्यों जानना चाहते हैं? BLO ने बताया कि मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम लिखने हैं। इन नामों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है। संजना, सबसे पहले मेरा नाम और उसके बाद मेरे छोटे भाई एतस का नाम लिखिए। नहीं, अभी आप दोनों वोट नहीं दे सकते क्योंकि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला एवं पुरुष वोट ही दे सकते हैं। अर्थात यहाँ से हमको ये जानकारी मिलती है कि वोट डालने की उम्र कितनी होती है, तो वो 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र जो होती है वोट डालने की होती है। संजना कुछ सोचने लगी, तभी उसकी माता आ गई। तब उन्होंने अपना नाम एवं उम्र तथा अपनी पति का नाम एवं उम्र बतलाया। BLO ने दोनों का नाम दर्ज कर लिया। प्रश्न यह है कि संजना की बहन, उसकी उम्र 22 वर्ष है, शादी के बाद पास के गांव में रहती है। क्या उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा? मतदाता सूची की आवश्यकता क्यों है? ग्राम पंचायत का 6। संजना, क्या हर गांव में ग्राम पंचायतें होती हैं? BLO ने कहा, नहीं, हमारे बिहार में राज्य पंचायत की स्थापना गांव की आबादी के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहां की जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक हो। इसीलिए कहीं कहीं कई छोटे गांवों को मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाई जाती
है। एक ग्राम पंचायत एक गांव या एक से अधिक गांव को मिलाकर के बनती है और एक ग्राम पंचायत कई वार्डों से विभक्त होता है और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। इसी प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति मिलकर के मुखिया का चुनाव करते हैं। जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है इसका कार्यकाल 500 वर्षों का होता है। वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया चुनते हैं जो मुखिया के नहीं रहने पर कार्य करता है। संजना, अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले अथवा मोहल्ले के हो जाएं तो दूसरे मोहल्ले अथवा टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? तो बीएलओ ने कहा नहीं, ऐसा ना हो इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, ये सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं को रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना होता है। आइए जानते हैं आरक्षण के बारे में। जानते हैं आरक्षण की जो व्यवस्था है बिहार में या बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह के आरक्षण व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदि अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रश्न है कि आरक्षण व्यवस्था क्यों आवश्यक है? कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा जरूर करें। पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में क्यों बांटा जाता है? मुखिया का चुनाव कैसे होता है? ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत नौहट्टा की बैठक हो रही थी। पंचायत के काम के बारे में चर्चा करने के लिए मुखिया एवं सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे। एक सदस्य ने कहा कि उसके वार्ड में 125 रोजगार के कार्ड दिए जा चुके हैं परंतु उन्हें कोई काम करने का मौका नहीं मिला। यदि रोजगार का प्रबंध नहीं किया गया तो पलायन की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। सभी ने मिलकर के तय किया कि तालाब के काम पर इस वार्ड के लोगों को पहले रखा जाएगा और इस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक में विकास के काम पर चर्चा, समस्याएं सुलझाना और व्यवस्था बनाने के निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्न कार्य हैं। यहाँ पर समझेंगे कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। जैसे ग्रामीण विकास योजना का ग्राम सभा के द्वारा चर्चा के बाद क्रियान्वयन करना, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना और ग्रामीण आवास अर्थात इंदिरा आवास, पेयजल, सड़क, घाट, बिजली की व्यवस्था, बाजार, मेला इत्यादि का समुचित प्रबंध करना, स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजनाओं की मदद करना, कुआं, तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण, सहकारिता, कृषि भंडारण, बिक्री की व्यवस्था करना। ग्राम पंचायत के आय के साधन। ग्राम पंचायत के आय के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक कर के रूप में जो वो खुद लगाती है और दूसरा अनुदान के रूप में जो सरकार के द्वारा उसे मिलता है। उदाहरण के लिए पंचायत अपने क्षेत्र की दुकानों से कर वसूल करती है, यह इसका खुद का स्रोत है और पंचायत के किसी भी जरूरी काम पर इसे खर्च किया जा सकता है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए या आवास योजना के लिए पंचायत को सरकार के द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं। ये पैसे उसी योजना के अनुसार खर्च किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं गांव का प्रशासन कैसा होता है। हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी समस्याओं को सुलझाना आसान काम नहीं है। गांव में भी बेहतर व्यवस्था के लिए एक प्रशासन होता है और उसको इसके बारे में भी जानना चाहिए। पुलिस थाने के क्या कार्य हैं? राम जी राजकुमार गांव के रहने वाले हैं। राम जी अपने खेत में एक कमरा बनवाना चाहता है।
चहर दीवारी बनवाने के लिए कामगारों को बुला करके गड्ढा खोदवाने लगा। तभी प्रकाश मोहन ने आकर के उसे मना किया कि आप अपनी ही जमीन में चहर दीवारी बनाओ। राम जी इस बात से सहमत नहीं हुआ। वो मजदूरों को आगे काम बढ़ाने को बोला। प्रकाश इस पर नाराज होकर के झगड़ा करने पर उतारू हो गया। राम जी पूर्व में ग्राम पंचायत का मुखिया था, अतः उसने अपने धन बल के द्वारा जबरदस्ती चहर दीवारी का निर्माण करवा लिया और प्रकाश के साथ मारपीट भी की। प्रकाश मोहन के भाई श्याम जो पटना में व्यवसाय करते थे, घर आए तो सारी घटनाओं को सुने तो श्याम ने प्रकाश मोहन को नज़दीक के पुलिस थाने में मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार किया। प्रकाश मोहन के पड़ोसी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि ऐसा करना पैसा एक समय की बर्बादी है। श्याम सबको समझा करके रपट लिखवाने हेतु मोहन को लेकर थाने चल पड़ा। प्रकाश ने श्याम से पूछा कि क्या थाने के कार्य क्षेत्र में हमारा गांव आता है? श्याम: हाँ, प्रत्येक पुलिस थाना का एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि का केस रपट अथवा दर्ज करके थाने का प्रशासन पूछताछ, जांच पड़ताल तथा कार्रवाई करता है। हमारा गांव इस थाने के क्षेत्र में आता है। प्रकाश मोहन श्याम ने थाना पहुंच करके मामला दर्ज कराया। थानेदार ने उन्हें उनके गांव पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल कानून की सम्मत कार्रवाई करने का वादा किया। चर्चा करें, क्या पुलिस थाने में सभी लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जा सकते हैं? शिक्षक से चर्चा करें, क्या इस विवाद को सुलझाने का कोई और भी तरीका है? ग्राम कचहरी क्या है और ये कैसे कार्य करती है? पुलिस के क्या क्या काम हैं, ज़रूर बताएं। हल्का कर्मचारी का काम। आपने राम जी और प्रकाश के झगड़े को जाना और क्या पुलिस थाना को छोड़ करके भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? क्या कोई सभी लोगों के ज़मीन का अभिलेख रखता है? उनको रखने वाला कौन होता है? आइए जानते हैं। गांव के ज़मीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। इसको हम पटवारी, लेखापाल या ग्रामीण अधिकारी कानून को भी कहा जाता है। हमारे यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार करती है। वो कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। नक्शे के आधार पर बने खसरे पंजी के अनुसार वो ज़मीन का रिकॉर्ड रखता है। हल्का कर्मचारी के पास खेत नापने हेतु लोहे की लंबी जंजीर होती है, इसे जरीब कहा जाता है। राम जी तथा प्रकाश के झगड़े को हल्का कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना मुकदमे के सुलझा सकता था। कर्मचारी नक्शे के आधार पर जमीन को नाप करके राम जी और प्रकाश के घर की जमीन को देख लेता, जिससे उसे पता चलता है कि कौन किसके तरफ की जमीन पर बढ़ रहा है। आप नक्शे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी क्या बात और किस पे हो रही है। तो इसको हम देर न करते हुए आगे पढ़ेंगे कि हल्का कर्मचारी किसानों से भूमि कर लेकर के जमा करवाता है। सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। वो सर्वेक्षण के द्वारा ये काम करता है। किसान के फसलों का विवरण, कुओं, नलकूप आदि का लेखा जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। इस काम का अवलोकन कई लोग करते हैं। बिहार राज्य कई जिलों में बटा हुआ है। जमीन का लेखा जोखा रखने हेतु जिला को भी प्रखंड और अनुमंडल में बांटा गया है। जिला में सबसे ऊपरी जिलाधिकारी, उसके बाद उप समाहर्ता अर्थात भूमि सुधार, अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक और अंत में हल्का कर्मचारी होता है। ये सभी अपने स्तर पर काम का निरीक्षण करते हैं और व्यवस्था रखते हैं कि लेखा पंजी सही हो। वे किसानों को उनकी ज़मीन की नकल भी देते हैं। जनता की आवश्यकता अनुरूप जाति, आय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। अंचलाधिकारी के कार्यालय में ज़मीन विवाद को सुलझाया जाता है। एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। जानते हैं कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 क्या है।
ये है, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदल दिया गया। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। एक बिटिया की चाह, यह एक कविता है, एक बिटिया की चाह। तो चलिए पढ़ते हैं कि विरासत में मिला ये घर, पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। चलिए इसी के साथ जया की कहानी को भी पढ़ते हैं कि क्या है जया की कहानी। जया एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वो शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जया अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। जया की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती हैं। जया भी इसी निश्चिंतता में रही जा रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। सरकार के सार्वजनिक कार्य जो लोगों के लिए होते हैं वे कई विभागों के द्वारा चलाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादक समिति, जन वितरण प्रणाली, बैंक, बीज खाद हेतु प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि अपने इलाके की सार्वजनिक सेवा के बारे में ज़रूर बताएं। नगरों का स्थानीय शासन। शहर में भी जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण होता जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई। अब यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है कि शहरों में या शहर में जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद जैसे नगर पालिका कहा जाता है और कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई। बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है और हमारे यहाँ केवल नगर निगम, नगर परिषद अर्थात नगर पालिका तथा नगर पंचायत ही है। नगर परिषद मध्यम स्तर के शहरों जिनकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है वहाँ स्थापना की जाती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गांव में या गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। शहर बनने के लिए यहां माना जाता है कि अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। शहर में काम करने वाले लोग के बारे में आपने पहले पढ़ा है। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई। बिहार के अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, आरा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर में भी नगर निगम की स्थापना की गई। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में नगर निगम की स्थापना, बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। शहर कैसे बनते हैं, आप आसपास के द्वारा उदाहरण के द्वारा चर्चा करें। नगर पंचायत, नगर निगम में क्या अंतर है? नगर निगम और नगर परिषद। आप जानते हैं कि पटना में नगर निगम है। नगर निगम को बेहतर रूप से समझने के लिए हम लोग पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल से ही पटना सिटी नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत थी। नगर की आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया जिसे वार्ड कहा जाता है।
पटना नगर को 72 क्षेत्रों अर्थात वार्डों में बांटा गया है। सभी वार्डों से एक एक व्यक्ति चुन करके आते हैं। वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। सभी पार्षदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। नगर निगम या नगर परिषद अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक महापौर, एक उप महापौर चुनते हैं। महापौर निगम परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है और नगर परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। निगम परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्योग। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। निगम परिषद एवं समितियों के द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम के कार्य इस प्रकार हैं, जैसे जल, स्वास्थ्य, चिकित्सा संबंधी कार्य जैसे पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा कार्य जैसे सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना, नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आदि। विकास संबंधी कार्य पे जैसे सड़क बनाना, नालियां खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, वाहन ठहराव की व्यवस्था करना, शिक्षा संबंधी कार्य, ये सब पटना नगर निगम के कार्य हैं। प्रशासनिक कार्य जैसे जन्म, मृत्यु, पंजीकरण आदि के लिए कार्य, आपातकालीन कार्य जैसे आग लगने पर बुझाना, बाढ़ आने पर रोकने का प्रयास करना, पर्यावरण सुरक्षा जैसे वृक्षारोपण एवं उसकी देखभाल करना, ये नगर निगम के अंतर्गत आता है। झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्ती का विकास आदि विविध कार्य जैसे जमीन मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा बनाना, जनगणना, वधशाला, बूचड़खाने की व्यवस्था करना। इस प्रकार अन्य शहरों में भी नगर परिषद एवं नगर पंचायत बना करके काम किया जाता है। पार्षद को चुनाव के द्वारा क्यों चुना जाता? नगर निगम के पार्षद और कर्मचारी के क्या काम में अंतर है? अलग अलग समितियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इन परिषदों से स्थानीय समस्याओं को हल हो सकता है? अपने इलाके के उदाहरण से समझिए। ग्राम एवं नगर दोनों जगह वार्ड बनाए गए, ऐसा क्यों है? जरूर चर्चा करके बताएं। सूरत की कहानी। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। उस वक्त सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों एवं होटलों का कूड़ा कचरा पास की नलियों एवं सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उनसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर होती गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है और जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। परिणाम स्वरूप सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख से भारत के साफ शहरों में सूरत का नाम आता है। आपके आसपास के शहरों में सफाई की सुविधा कैसे होती है, आपस में ज़रूर चर्चा करें। आय के साधन, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम ये राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग सरकार के द्वारा अनुदान से आता है और लोग जो कर अथवा टैक्स देते हैं उसी से सरकार इस राशि को उपलब्ध करवाता है। कर ऐसे होते हैं जो नगर निगम खुद वसूलती है, जैसे होल्डिंग कर, गृह कर, जल कर और मल कर, पैसा कर इत्यादि। इसके अलावा नगर निगम अपनी दुकानों से किराया भी वसूलती है। अतः नगर निगम के आय के साधन कुछ इस प्रकार हैं। मकान एवं दुकानों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर के रूप में, सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान के रूप में, अन्य विभिन्न तरीकों से लिए जाने वाले शुल्क जैसे होल्डिंग, मोबाइल टावर आदि पर लगाया जाने वाला शुल्क। नगर निगम कर्ज भी ले सकता है। कर की आवश्यकता क्यों पड़ी?
पता करें कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत को द्वारा कर के रूप में आय उपलब्ध हो पाता है या नहीं। इसी के साथ ये हमारा अभ्यास ख़त्म भी होता है। तो अब हम मिलेंगे एक नए अभ्यास में, तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो पहली बार आए हों वीडियो देख रहे हों तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल घंटी बजाएं। तब तक अब हम मिलेंगे नए अंक में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।